नमस्ते दोस्तों। सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन के अंडर अभी हम बात करेंगे डॉक वर्कर्स एक्ट और रूल के बारे में। तो डॉक वर्कर का मेन जो फोकस है वो है सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर। तो उसके रिलेटेड एक्ट आया था 1986 में और उसके रिलेटेड रूल्स यानी कि रेगुलेशंस आया था 1990 में और उसके ही ओरिएंटेड एक स्कीम भी आई थी, वो भी हम शॉर्ट में देखेंगे। तो नॉर्मली हम सभी लोग मैक्सिमम केस में इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम करते हैं, इसलिए हमको जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन या फिर फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है और जो वर्कर की डेफिनेशन है उस हिसाब से आपको मालूम होता है। तो फैक्ट्री एक्ट या फिर स्टेट लेवल पे जो भी रूल्स होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 है और उसके अलग अलग अमेंडमेंट्स है या फिर अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है, उसके बारे में हमको नॉर्मली जानकारी होती है। लेकिन जो वर्कर्स डॉक पे काम करते हैं वो वर्कर्स के लिए भी सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, इसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी। तो उसके बारे में हम अभी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं एक्ट और रूल्स की। तो यहाँ पर जो एक्ट होता है वो है डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 87 में। तो ये ओवरऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे उसके 25 सेक्शंस थे। तो ये 25 सेक्शंस का मेन जो फोकस हमने बताया था वो है सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ऑफ डॉक वर्कर्स। तो डॉक वर्कर ओरिएंटेड ये सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर का मेन फोकस, और ये डॉक वर्कर्स ओरिएंटेड अगर दूसरे भी कोई मैटर्स होते हैं तो वो भी यहाँ पे ये 25 सेक्शंस में उन्होंने कवर करने का ट्राई किया है। तो जैसे अभी यहाँ पे सेक्शन 1 जो प्रिलिमिनरी लेवल होता है और सेक्शन 2 नॉर्मली डेफिनेशंस होती है। तो इसमें अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है, जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, या फिर कार्गो क्या होता है, डॉक वर्कर्स क्या होते हैं, या फिर इंस्पेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे बताई। तो जो भी मेजर पोर्ट होता है उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, या फिर जो पर्टिकुलर पोर्ट जिस टेरिटरी में आता है उसके रिलेटेड जो भी अथॉरिटी होगी वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। जैसे अगर महाराष्ट्र के अंडर आता है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र ये अथॉरिटी होगी। अगर कोई बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली आती है या फिर टेरिटरी में आती है तो वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट वहां पे उनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है। तो उनको ये सभी सेक्शंस या जो रूल्स है वो फॉलो करने हैं, मेंटेन करने हैं, और फिर डॉक वर्कर्स को सेफ्टी रिलेटेड, हेल्थ ओरिएंटेड या वेलफेयर ओरिएंटेड जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए वो फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर है कार्गो। कार्गो यहाँ पे मीनिंग है कि जो भी शिप्स या बाकी के जो वेसल्स हो सकते हैं, ये इसको यहाँ पे हम कार्गो बता सकते हैं। तो जो भी मटेरियल्स या जो भी कंटेनर्स या भी कुछ भी आप यहाँ पे जो कैरी कर रहे हैं, तो ये जिसमें कैरी कर रहे हैं उसको हम कार्गो कह सकते हैं। तो ये शिप में हो सकता है या फिर कोई अदर वेसल्स में भी ये पॉसिबल है। फिर डॉक वर्क है। तो ये एग्जैक्टली डॉक वर्क क्या है कि जहां पर यानी कि पोर्ट पे अगर आपकी लोडिंग एक्टिविटीज है, अनलोडिंग एक्टिविटीज है, या फिर आपको स्टोरेज करना है, या फिर आपको कुछ ना कुछ हैंडलिंग करनी है, शिप्स का यूज करना है, या फिर शिप्स में लोडिंग या अनलोडिंग एक्टिविटी करनी है, या फिर उसमें अलग अलग वेसल्स को आपको यूज करना है, या फिर क्लीनिंग एक्टिविटीज होती है, पेंटिंग एक्टिविटीज होती है, चिपिंग एक्टिविटीज होती है, या फिर आप टैंक का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, या फिर आप लिफ्टिंग मशीनरी जैसे कि क्रेन्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी आप हेवी व्हीकल्स यूज करते होंगे या फिर कोई हेवी मशीनरीज आप यूज करते हैं, तो ये जो भी एरिया होगा, चाहे वो बोर्ड होगा स्टोरेज एरिया, या फिर शिप्स होगी, या फिर डॉक होगा, तो ये सभी एक्टिविटीज जो होती है जिसको हम डॉक वर्क कह सकते हैं। फिर जो एम्प्लॉइज या वर्कर जो ये डॉक वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी पर्सन्स को हम यहाँ पे डॉक वर्कर कहते हैं। तो चाहे ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, चाहे ये कोई एजेंसी थ्रू या थर्ड पार्टी को कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, या फिर ये गवर्नमेंट एजेंसी भी यहाँ पे हो सकती है। तो जो भी एम्प्लॉइज, जो भी वर्कर ये पर्टिकुलर डॉक वर्क में इन्वॉल्व होंगे
उनको हम डॉक वर्कर कहेंगे। फिर सेक्शन 3 to 8 में जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, चीफ इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो ये अलग अलग जो डॉक वर्क के इंस्पेक्शन करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज और उनकी ड्यूटीज क्या है और इंस्पेक्शन कब करना चाहिए, कौन कर सकता है, इसके रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग प्रोविजन बताई गई है सेक्शन 3 to 8 में। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होता है ये अलग अलग इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट कर सकती है और ये कहीं पर भी जहां पर शिप्स हो सकती है, जहां पर डॉक होंगे या वेयर हाउसेस होंगे, ये सभी जगह यहाँ पे ये एंट्री कर सकते हैं और जो भी आपको एग्जामाइन करना है या फिर इंस्पेक्ट करना है तो अलग अलग शिप्स या डॉक्स या लिफ्टिंग मशीनरीज, कार्गो, गियर या स्टेजिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, प्रीमाइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपको क्रॉस चेक करने हैं, अगर आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है उनको अगर बताने हैं या फिर कोई एविडेंसेस आपको बताने हैं, कुछ कॉपीज आपको लेके जानी है या फिर फोटोग्राफ आपको लेने हैं या फिर आपको स्केच बना के उसका लेके जाना है या फिर वीडियो शूटिंग आपको करनी है या फिर कुछ सैंपल्स आपको लेके जाने हैं, तो ये सभी अथॉरिटीज आपको ये इंस्पेक्टर्स को बताई है और ये जो भी इंस्पेक्टर होंगे ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर इन केस इस एरिया में कहीं पे एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है या फिर अभी एक्सीडेंट हुआ है, फिर उसके अगर इंस्पेक्शन करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है, वहां पे इंटरव्यूज लेने हैं या फिर वहां पे कुछ ना कुछ आपको सैंपलिंग या एनालिसिस करना है, तो ये भी बातें आप इंस्पेक्टर कर सकते हैं। तो इसका मेन फोकस जो होगा वो फिर से सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर प्रोविजंस आपको प्रोवाइड की जाती है नहीं, अगर यहाँ पे कोई कमी है और सेक्शंस में वो क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ये देनी चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है और जो भी यहाँ पे डॉक वर्कर्स के रिलेटेड जो भी ओनर होगा या फिर एम्प्लॉयर होगा उसको ये बात बतानी है। अगर ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन में आपको अब अगर लगता है कि यहाँ पर ये डेंजरस सिचुएशन है या फिर डेंजरस ऑपरेशन है या फिर ये एक्टिविटी आप गलत तरीके से करते हैं या फिर आपको यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन की जगह यहाँ पे हेवी व्हीकल्स, हेवी मशीनरीज या क्रेन्स या फिर रोबोटिक्स जैसे अगर आपको कुछ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज करनी चाहिए, अगर ऐसे भी कुछ सजेशंस होते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एज ए इंस्पेक्टर बता सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी तो डॉक वर्कर के सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर फैसिलिटीज ओरिएंटेड, प्रोविजन ओरिएंटेड आपका मेन फोकस होना चाहिए और उसके ओरिएंटेड आपको जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी इंस्पेक्शन है, आपको चीफ इंस्पेक्टर को बताना है और उसका डिटेल रिपोर्ट आपको 15 दिन के अंदर वहां पे सबमिट भी करना है। फिर है सेक्शन 9 जो एडवाइजरी कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी डॉक वर्क होता है उसकी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग एक्टिविटीज के रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई एडवाइसेस आपको चाहिए, अगर सजेशंस चाहिए या फिर कहीं पे स्पेशली जहाँ पे स्पेशली हेल्थ के ओरिएंटेड अगर कुछ डॉक वर्कर्स को प्रॉब्लम होता है या फिर आपको लगता है यहाँ पे सेफ्टी प्रोविजन कम है या फिर वेलफेयर फैसिलिटीज यहाँ पे दी नहीं जा रही या फिर एक्सीडेंट्स के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं या फिर हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो ऐसी जगह आपको एडवाइजरी कमिटीज के एडवाइसेस यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यूजफुल हो सकते हैं। तो जो भी कमिटीज, जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसका एक डिटेल रिपोर्ट इंक्लूडिंग एडवाइसेस आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो बता देंगे। फिर जो कॉम्पिटेंट पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस या फिर रेगुलर आपको जो भी अप्रूवल लेना है उसके लिए, तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसकी ऑथोरिटीज क्या हो सकती है और वो उसके अलग अलग पावर्स क्या यूज कर सकता है, इसके बारे में सेक्शन 10 आपको बताता है। फिर डॉक वर्कर्स के अगर यहाँ पे कुछ मिसयूज हो सकते हैं, जैसे कि हमने सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर की प्रोविजंस बताई है, तो ये प्रोविजंस अगर वो यूज नहीं करते हैं देने के बावजूद, तो उसके लिए भी आपको अलग अलग पेनाल्टीज या ऑफेंसेस की भी प्रोविजन यहाँ पे बताई गई है। फिर कुछ सेक्शन जो है वो स्पेशली यहाँ पे पर्टिकुलर सेफ्टी रेगुलेशंस ओरिएंटेड है, जैसे कि यहाँ पे वर्किंग प्लेस आपका सेफ होना चाहिए या फिर जो मिनिमम लाइट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स का लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज होता है, बहुत सारे हेवी क्रेन्स, आपको मल्टीपल क्रेन्स यूज करना पड़ते हैं
और यहाँ पे डे एंड नाइट आपको शायद काम करना पड़ता है, तो ऐसी जगह आपको लाइटिंग की और वेंटिलेशन की जरूरत है। टेम्परेचर यहाँ पे, क्योंकि ये पोर्ट्स होते हैं, नॉर्मली डॉक्स एरिया होते हैं, यहाँ पे ये चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी हायर साइड पे हो सकती है या फिर टेम्परेचर हायर साइड पे हो सकती है। तो इसीलिए उस हिसाब से भी आप कंफर्टेबल जोन में, कंफर्टेबल टेम्परेचर कंडीशंस में कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ प्रोविजन करनी होगी। यहाँ पे अगर इन केस आप ऐसे कुछ कंटेनर्स या मटेरियल्स आप हैंडल कर रहे हैं जो फायर हजार्ड या एक्सप्लोजन हजार्ड ओरिएंटेड है, यानी कि यहाँ पे फ्लेमेबल केमिकल्स या एक्सप्लोजिव केमिकल्स अगर आप हैंडल करते होंगे, या फिर ऐसे कोई एक्टिविटीज यहाँ पे आप ऐसे रन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे फायर या एक्सप्लोजन के चांसेस है, तो उस हिसाब से भी आपको कुछ प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन मेथड भी यहाँ पे आपको फॉलो करनी होगी। यहाँ पे जब भी आप डॉक पे या पोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं तो उसका एंट्री यानी कि जो एक्सेस है वो सेफ होना चाहिए, या फिर जो भी हैचेस है या फिर ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ हैचेस है या फिर जो डेंजरस ओपनिंग्स होते हैं उसके बारे में भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको बनानी होगी और उसको फॉलो करना होगा। उसके अलावा अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे वर्किंग एट हाइट के लिए परमिट आपको लेनी होगी, या फिर अगर आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, कार्गो हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, या फिर जो टर्मिनल्स हैं या फिर फेंसिंग की प्रोविजंस यहाँ पे अगर नहीं दी गई है तो फेंसिंग की प्रोविजंस भी आपको यहाँ पे देनी होगी। अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं या जो स्टीम पाइप्स है या हजार्डस ओपनिंग या स्टेजिंग रिगिंग डेरिक्स हैं, या फिर जो टेस्टिंग मशीनरीज होती है, लिफ्टिंग मशीनरीज होती है, तो उनकी भी टेस्टिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन उनके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे स्लिंग्स हो सकते हैं, रोप्स हो सकते हैं, गियर मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, या फिर जो काउंटर वेट्स हो सकते हैं, तो ये हर एक पार्ट कॉम्पिटेंट पर्सन थ्रू यहाँ पे चेक होगा, और जो भी आईएस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो आईएस के हिसाब से या फिर पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से, पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, या फिर इंटरनेशनल अगर कोई गाइडलाइंस होती है तो जो भी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन होगी वो अगर आपने फॉलो की तो ऑटोमेटिक जो भी सेफ्टी प्रोविजन है यहाँ पे वो मेंटेन हो सकती है। एस्केप रूट यहाँ पे सेफ होना चाहिए, उसके अलग अलग जो वर्किंग मेथोडोलॉजीज या जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उसको हैंडल करने के तरीके, वो डेंजरस सब्सटेंसेस या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर होते हैं तो उसके लिए मेनली आपको यहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे अगर हार्मफुल गैसेस या लिक्विड्स या वेपर्स या फ्यूम्स अगर यहाँ पे हो सकते हैं, अगर ऐसे चांसेस है तो सबसे पहले उनको यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। तो ये जो भी एम्प्लॉइज या डॉक वर्कर्स यहाँ पे रहेंगे तो उनको इस बारे में, यानी कि डेंजरस सब्सटेंसेस या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस या फिर जो हेवी सब्सटेंसेस होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी देनी जरूरी होगी। फिर जब भी आप ये ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते टाइम या हैंडल करते टाइम, एक्टिविटीज रन करते टाइम या लोडिंग अनलोडिंग करते टाइम अगर यहाँ पे कोई नॉइज जनरेट होता है, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं या फिर यहाँ पे एयर पोल्यूशन के चांसेस होते हैं तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी। उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल के हिसाब से अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, चाहे वो क्लोथिंग हो या फिर और कोई फैसिलिटीज हो या फिर कोई हैंड ग्लोव्स हो सकते हैं, कहीं पे सेफ्टी शूज हो सकती है, एप्रॉन हो सकते हैं, हेलमेट्स हो सकते हैं, तो सेफ्टी हार्नेस हो सकते हैं, ये भी प्रोविजन आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। यहाँ पे सैनिटरी या वॉशिंग फैसिलिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज, मेडिकल सुपरविजन या एम्बुलेंस रूम, फर्स्ट एड किट्स या फर्स्ट एड बॉक्सेस, फर्स्ट एड ट्रेनर या फिर जो रेस्क्यू की फैसिलिटीज यहाँ पे अगर होगी तो ये सभी फैसिलिटीज के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी दी होगी और आपको ये सभी बातें मेंटेन भी करनी होगी। तो जो भी यहाँ पे डॉक वर्कर्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग की प्रोविजंस है, फैसिलिटीज की ओरिएंटेड प्रोविजंस है, या फिर इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, या फिर जो ऑक्यूपेशनल डिसीजेस है या डेंजरस ऑकरेंसेस या डेंजरस डिसीजेस हो सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डॉक वर्कर्स को जानकारी देनी होगी। उसके अलग अलग नोटिस भी आपको प्रोवाइड करने होंगे और जो भी अथॉरिटीज होगी वो अथॉरिटीज को भी आपको ये रिपोर्ट करना होगा
कि इस पर्टिकुलर डॉक पे, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये एक्टिविटीज होती है, ये सब्सटेंसेस हम हैंडल करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर हो चुके हैं या फिर एक्सीडेंट की हिस्ट्री भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। और उसके बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे प्रिकॉशनरी या प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या लेने चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे फाइनलाइजेशन करना होगा। तो इन केस अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें मैंडेज कैलकुलेशंस होंगे, उसका लॉस्ट का कैलकुलेशन होगा, फिर कार्गो कैसे हैंडल करेंगे या फिर जो पर्टिकुलर डॉक वर्कर्स होते हैं उसको भी ट्रेनिंग देना यहाँ पे जरूरी हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रोविजंस हैं जो अलग अलग सेक्शंस में 11 to 21 के अंडर दी गई है। अभी जो हमने एक्ट देखे थे उसमें अलग अलग सेक्शंस और उसका अलग अलग फोकस देखा था। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक वर्कर्स के रेगुलेशंस के बारे में जो 1990 में आया है। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि एक्ट में ऑलरेडी जो सेक्शंस बताए गए उसी के बेसिस पे ये अलग अलग रूल्स यहाँ पे बताए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिटेल्स में बात की जाती है और उसका जो मेन फोकस क्या है उसके बारे में सिर्फ अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये रेगुलेशंस में अलग अलग 7 पार्ट है, 112 रेगुलेशंस है, 14 तरह के फॉर्म्स बताए हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। तो ये रेगुलेशन जो है वो डिटेल में है। जैसे कि सेक्शंस हम देखेंगे तो सेक्शंस कम थे, वहां पे एक जनरल या ओवरव्यू गाइडलाइंस बताई है। अभी रेगुलेशंस में डिटेल में बात की गई। तो जैसे कि यहाँ पे रेगुलेशंस अगर आप देखेंगे तो 2 में यहाँ पे 27 अलग अलग डेफिनेशंस दी गई, जैसे कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर का टर्मिनल क्या होता है या फिर कन्वेयर कैसे होते हैं, डेंजरस गुड्स क्या होते हैं, डॉक यानी कि क्या, हैच यानी या, लिफ्टिंग अप्लायंसेस, लूज गियर, पुली ब्लॉक, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सेफ वर्किंग लोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है SWL, फिर है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस क्यों दी गई है और इसमें मेनली मैंने जो फोकस किया है वो है SWL, क्योंकि यहाँ पे डॉक पे अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे मेन एक्टिविटी है लोडिंग अनलोडिंग। तो जो भी आप लोड या अनलोड कर रहे अलग अलग शिप से या अलग अलग वेसल से या फिर अलग अलग स्टोरेजेस से या फिर वेयर हाउसेस से, तो इसमें बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे जब भी आप ट्रेन यूज कर रहे हैं या फिर हेवी व्हीकल्स आप यूज कर रहे हैं या फिर अलग अलग जो लिफ्टिंग मशीनरीज आप यूज कर रहे हैं, तो उसका सेफ वर्किंग लोड चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा जो भी आप मशीनरीज यूज कर रहे हैं तो उसकी जो IS कोड की जो गाइडलाइंस होती है उसके रिलेटेड जो भी इंस्पेक्शंस है या फिर टेस्टिंग है, रिपेयर है या मेंटेनेंस पार्ट है, वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन से करना जरूरी होगा। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं या फिर रूटीन पे नहीं करेंगे और अगर आप सीवियरिटी से या सीरियसली अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम केस में फैटेलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा टन्स का कंटेनर अगर यहाँ पे किसी पे गिर जाता है तो वहां पे बचने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। इसीलिए आपको SWL और लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज जो मेनली कंटेनर ओरिएंटेड है उसको आपको फोकस करना है। फिर है रूल नंबर 3 जो है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। तो हमने पहले ही सेक्शन में देखा था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओरिएंटेड अलग अलग इंस्पेक्टर्स, चीफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं और वो अलग अलग जगह यानी कि डॉक पे या पोर्ट पे या अलग अलग मशीनरीज या जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे रन हो रही है तो उसके बारे में वो इंस्पेक्शन कभी भी कर सकता है और उसका जो भी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होगा, रिपोर्ट होगा, वो चीफ इंस्पेक्टर को यहाँ पे वो सबमिट करेगा 15 दिन के अंदर। फिर है यहाँ पे पार्ट 3 जो रेगुलेशंस है उसमें 9 to 94। तो ये रेगुलेशन 9 to 94 का मेन फोकस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर जब भी हम सेफ्टी के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स अगर देखते हैं तो उसमें अगर प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर्स हम देखेंगे तो उसमें मेन बात है फेंसिंग। क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर्स की लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया आपको डिफाइन करना है और उसके रिलेटेड आपको फेंसिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। या फिर जो उसके रिलेटेड रेलिंग्स होती है, स्टेजिंग्स होती है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है, डिजाइन करना है और सभी डॉक वर्कर्स को भी यहाँ पे प्रोविजन के बारे में भी आपको जानकारी देनी है। फिर यहाँ पे अगर आप नियर टू पोर्ट काम कर रहे हैं, डॉक पे काम कर रहे हैं
तो यहाँ पर लाइफ सेविंग अप्लायंसेस की जरूरत हो सकती है, या फिर जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी भी जरूरत हो सकती है, या फिर यहाँ पे फायर प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, इसकी भी जरूरत हो सकती है। या फिर अगर यहाँ पे एक्सेस नॉइज होता है, कंटिन्यूअस यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज है, या फिर शिप्स मशीनरीज हेवी व्हीकल्स की कंटिन्यूअस यहाँ पे अगर मूवमेंट होती है, तो एक्सेस नॉइज भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है। और इसीलिए आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि ईयर प्लग्स हो सकते हैं, ईयर मफ्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू अगर ये नॉइज रिड्यूस कर सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे स्टेप्स लेने होंगे। फिर उसके अलावा जो एक्सेस होता है, या फिर आपको कहीं पे हाइट पे काम करना है, लैडर्स की आपको जरूरत है, या फिर आपको कंटेनर लिफ्ट करने हैं तो लिफ्टिंग अप्लायंसेस की जरूरत होगी, गियर मैकेनिज्म्स की जरूरत होगी, या फिर ये भी जो भी आप अप्लायंसेस व्हीकल्स आप यूज कर रहे हैं तो उसका रेगुलर टेस्टिंग और एग्जामिनेशन होना जरूरी होता है, या फिर जो विंचेस रोप्स या हीट ट्रीटमेंट्स जो फैसिलिटीज हो सकती है, और उसमें स्पेशली मैक्सिमम आपका जो सेफ वर्किंग लोड होता है वो मशीनरीज या इक्विपमेंट्स पे ये SWL कितने टन्स का है, कितने कैपेसिटीज का है, उसके ऊपर एक्सेस में आपको नहीं जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोकस बात है। तो उसके अलावा फिर पुली ब्लॉक्स यहाँ पे, या फिर पावर ट्रक्स या हैंड ट्रक्स, फोर्कलिफ्ट्स या डॉक रेलवेज या कन्वेयर्स या कार्गो हैंडलिंग डिवाइसेस या स्टैकिंग अनस्टैकिंग की प्रोविजंस, या जो कार्गो के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या फिर क्रेन ऑपरेशंस होते हैं, सिग्नलर जो यहाँ पे मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। आज की डेट में कहीं जगह डिजिटल या डिस्प्लेइंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, कहीं जगह रोबोटिक्स हमने अप्लाई किया है, कहीं जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टेक्नोलॉजी यूज की है। तो जो भी आप यहाँ पे एक्टिविटीज रन कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स का आपको ध्यान देना है। फिर स्पेशली यहाँ पे मेन फोकस हो सकता है कि अगर आप डेंजरस गुड्स हैंडल कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड अलग से प्रोविजन यहाँ पे हो सकती है। अगर आप एक्सप्लोजिव केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से प्रोविजन हो सकती है। इनफ्लेमेबल केमिकल्स आप हैंडल कर रहे हैं या फिर टॉक्सिक केमिकल्स आप हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग प्रोविजन यहाँ पे हो सकती है। प्रिकॉशनरी और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं तो यहाँ पर ये लीकेज अवॉइड करने के हिसाब से, स्पिलेज अवॉइड करने के हिसाब से, या ओवरफ्लो अवॉइड करने के हिसाब से, या फिर इनकेस एक्सीडेंट अगर होता है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसके रिलेटेड अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे फेंसिंग या स्टफिंग डिस्टफिंग या डिसीजेस ओरिएंटेड कुछ इश्यूज, या फेंसिंग ओरिएंटेड इश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन ओरिएंटेड इश्यूज, या एक्सीडेंट ओरिएंटेड इश्यूज, या अलग अलग नोटिफिकेशंस नोटिसेस, और फिर सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट, सेफ्टी ऑफिसर्स के रिलेटेड जो भी असिस्टेंट्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, और अलग अलग जो लाइसेंस है उनका रिन्यूअल करना, या फिर जो लाइसेंस है उसकी कंडीशंस रेगुलरली चेक करना। ये बहुत सारी बातें यहाँ पे रूल नंबर 9 to 94 में कही गई है। फिर मेजर पार्ट है पार्ट 4 जो है 95 to 99 रूल्स, जिसमें मेन फोकस किया गया है हेल्थ ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस बताई जैसे कि क्लीन लाइननेस करना जरूरी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना जरूरी है, यहाँ पे लैट्रिन्स और जो यूरिनल्स है उसका नंबर्स और उसकी भी यहाँ पे क्लीन लाइननेस या जो हाइजीन है वो मेंटेन करना जरूरी है। इन केस यहाँ पे स्पिटेंस की अगर जरूरत होती है तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी है, या फिर अगर वेंटिलेशन का इश्यू है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर हाइयर साइड या लोअर साइड में है तो कंफर्टेबल टेम्परेचर जोन जो है वो भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी होगा। तो हेल्थ ओरिएंटेड जो भी एडवर्स इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, या फिर हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन कैसे किया जाता है, उस हिसाब से आपको पार्ट 4 में रेगुलेशन 95 to 99 फॉलो करने होंगे। फिर पार्ट 5 है जो है रेगुलेशंस 100 to 109, उसका मेन फोकस है वेलफेयर पे। तो यहाँ पर जो वॉशिंग फैसिलिटीज होती है, फर्स्ट एड के बॉक्सेस होते हैं, एम्बुलेंस रूम्स होती है, शेल्टर्स की प्रोविजन हो सकती है, कैंटीन्स की प्रोविजन है, मेडिकल एग्जामिनेशंस या अलग अलग नोटिसेस, और वेलफेयर ऑफिसर्स की भी रिक्वायरमेंट या अपॉइंटमेंट, और उसके फिर अलग अलग ड्यूटीज और गाइडलाइंस या सजेशंस या एडवाइसेस। तो वेलफेयर फोकस करके वेलफेयर फैसिलिटीज और उसके रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसके रिलेटेड प्रोविजन दी गई है 100 and 109 तक। और फिर 110 to 118 पार्ट 6 है जो स्पेशल प्रोविजन पे फोकस करता है। अगर इनकेस यहाँ पे डॉग पे एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए,
या फिर अगर आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या क्या करनी चाहिए, ट्रेनर कौन है यहाँ पे, और उसके फिर यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। इन केस अगर इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी एक्शन प्लान आपका रेडी होना चाहिए। सेफ्टी कमिटीज में अलग अलग मेंबर्स कौन कौन से है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज आपके पास क्या अवेलेबल है, और जनरल सेफ्टी आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, इसके रिलेटेड पार्ट 6 में प्रोविजन दी गई। तो ये ओवरऑल डॉक वर्कर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूल्स के अंडर अलग अलग प्रोविजन बताइए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर द डॉक वर्कर्स। तो इसके रिलेटेड ही और एक स्कीम आई थी जो थी डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर स्कीम 1961 में। तो जो डॉक वर्कर का हमने पहले एक्ट देखा था, उसके बाद में जो रूल देखा था, उसी हिसाब से इसमें भी स्कीम आई थी। और ये स्कीम के लिए अलग अलग 5 पार्ट और 60 पैराज यहाँ पे दिए हैं और 4 शेड्यूल और 2 फॉर्म दिए हैं, जिसमें डिटेल में ये सब स्कीम के बारे में, उसके अलग अलग प्रोफार्मास या फॉर्मेट्स और उसके अलग अलग जो गाइडलाइंस है वो दी गई। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पैरा 2 देखेंगे तो इसमें अलग अलग 8 डेफिनेशंस बताई है, स्पेशली उसमें कॉम्पिटेंट पर्सन, डॉक, पोर्ट अथॉरिटी एटसेट्रा की डेफिनेशंस बताई है। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग जो इंस्पेक्टर के पावर्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट की नोटिस कैसे दी जाती है, डेंजरस ऑकरेंसेस क्या होती है, डेंजरस डिसीजेस क्या होती है, या फिर जो अलग अलग पोर्ट की अथॉरिटीज है, जैसे कि हमने इंस्पेक्टर की बात की, कॉम्पिटेंट पर्सन की बात की, सेफ्टी ऑफिसर की बात की, वेलफेयर ऑफिसर्स की बात की, तो इनके अलग अलग ड्यूटीज क्या होती है, या फिर अगर ऑब्लिगेशन है डॉक वर्कर्स के तो उसके क्या हो गए, या फिर जो अलग अलग प्रोविजंस हो सकती है हेल्थ और वेलफेयर फैसिलिटीज के ओरिएंटेड। तो ये सब अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे डिटेल में बताइए। जैसे कि यहाँ पे पार्ट 4 जो है प्योरली सेफ्टी के ओरिएंटेड फोकस करता है, जो पैरा नंबर 22 टू 57 में अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बात करता है। जैसे कि यहाँ पे डेंजरस प्लेसेस क्या है, तो उसकी फिर फेंसिंग प्रोविजन कैसे होनी चाहिए, गेट्स की प्रोविजन कैसे होनी चाहिए, गेट्स कितने होने चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर फ्लोर पे लोडिंग किस तरह हो सकती है, या फिर स्टेयर केसेस की जो डिजाइन है वो कैसे होने चाहिए, अगर इनकेस फायर कैच होता है तो एस्केप कैसे करने चाहिए, या फिर अलग अलग जो प्रोविजंस है, एक्टिविटीज है, मशीनरीज है, उसकी अलग अलग टेस्टिंग्स, या जो भी अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोविजन हो सकती है, या फिर गियर मैकेनिज्म या रोप्स के पार्ट्स या विंचेस या फिर क्रेन्स, ये जो भी आप यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस यूज कर रहे हैं, तो हर एक के टेस्टिंग और जो इंस्पेक्शंस है कॉम्पिटेंट पर्सन थ्रू उसका अप्रूवल है, वो सभी बातें के यहाँ पे सेफ्टी प्रोविजंस यहाँ पे बताइए। इनकेस आप अगर करोसिव या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, डेंजरस मटेरियल या फिर फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव गैसेस अगर आप या सॉलिड्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पे प्रोविजंस बताई गई है, और उसके लिए फिर सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स और प्रोविजंस क्या क्या होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे पार्ट 4 में डिटेल में डिफाइन किया है। तो ये अलग अलग जो एक्ट्स, रूल्स और स्कीम थी सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ओरिएंटेड डॉक वर्कर्स के रिलेटेड। धन्यवाद।